नमस्कार। हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। आपके साथ पेश है देश विदेश की कुछ खास खबरें। सबसे पहले बात बीएमसी यानी मुंबई नगर निगम की स्थापना की और आय के स्रोत और इसकी अहमियत की। वहीं बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र में आश्चर्यजनक घटना यानी हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा करते हुए एक कुत्ते पर हमारी रिपोर्ट देखिए। साथ ही हम बताएंगे आसमान साफ होने के चलते धूप निकलने के बावजूद क्यों गलन बढ़ गई है। और चलते चलते बात माघ मेला में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या जैसे खास स्नान पर्वों की, रेलवे के खास इंतजामों की। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। बृहन मुंबई नगर निगम, जिसे बीएमसी के तौर पर जाना जाता है, इसे चुनाव करीब 4 साल के अंतराल के बाद हो रहे हैं। इसके जरिए उस परिषद का चुनाव होगा जो कि भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई के हर दिन के काम काज और लंबी अवधि के विकास कार्यों के लिए जिम्मेदार होगी। ये रिपोर्ट देखिए। क्या है बृहन मुंबई नगर निगम? बीएमसी की स्थापना 1865 को ब्रिटिश शासन के दौरान में हुई। हालांकि कुछ स्रोतों के हवालों से दावा किया जाता है कि इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। इस लिहाज से यह देश का सबसे पुराना नगर निकाय है। मुंबई के 24 वार्ड्स के लिए जिम्मेदार बृहन मुंबई नगर निगम दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर नगर निगम भी है। इसका बजट कई राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कुल बजट से ज्यादा है। बीएमसी चुनाव वर्ष 2026 के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीएमसी की अहमियत मुंबई के निवासियों के लिहाज से काफी अहम है, जिनमें उद्योगपतियों से लेकर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और महाराष्ट्र की प्रमुख राजनीतिक हस्तियां शामिल हैं। इसके चलते बीएमसी का शहर के विकास पर सीधा प्रभाव है। आपको बता दें कि बीएमसी न सिर्फ देश बल्कि एशिया की सबसे अमीर नगर पालिका है और इसकी सत्ता पर कब्जा राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल रहता है। एक दौर था जब बीएमसी पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना का दबदबा हुआ करता था। बता दें कि ठाकरे परिवार ने करीब 20 सालों तक मुंबई नगर निगम की सत्ता संभाली, लेकिन अब समीकरण पूरी तरीके से बदल चुके हैं। एक और उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी है तो दूसरी ओर बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना आमने सामने खड़ी है। ऐसे में 2026 का बीएमसी चुनाव सिर्फ स्थानीय निकाय चुनाव नहीं बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करने वाला मुकाबला माना जा रहा है। इस बार चुनाव में 1 करोड़ से अधिक मतदाताओं के मतदान करने की उम्मीद है। कुल मिलाकर लगभग 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें महिला उम्मीदवारों की संख्या पुरुषों से अधिक है। चुनावों के सुचारू संचालन के लिए लगभग 13,000 पीठासीन और मतदान अधिकारियों को मतदान केंद्रों पर तैनात किया गया है। इतनी ही संख्या में सहायक पीठासीन अधिकारी भी हैं। इसके अलावा मतदान और मतगणना के दिन के लिए सहायक कर्मचारियों सहित लगभग 13,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। क्या है बृहन मुंबई नगर निगम की अहमियत? बुनियादी सेवाओं के लिए रखरखाव की जिम्मेदारी, बुनियादी ढांचा और अपशिष्ट प्रबंधन की निगरानी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन और रखरखाव। कहां से होती है बीएमसी की कमाई? बीएमसी की आय के प्रमुख स्रोतों में बिल्डरों से मिलने वाला प्रीमियम, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स की भरपाई के लिए मिलने वाली राशि और विभिन्न नगर सेवाओं से होने वाली आमदनी शामिल है। निर्माण परियोजना और रियल एस्टेट गतिविधियों से मिलने वाला प्रीमियम बीएमसी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा माना जाता है। वहीं लाखों संपत्ति से वसूला जाने वाला प्रॉपर्टी टैक्स नगर निगम के स्थायी आय का आधार है। इसके अलावा पानी की आपूर्ति, कचरा प्रबंधन, लाइसेंस फीस और अन्य शहरी सेवाओं में भी बीएमसी को नियमित राजस्व प्राप्त होता है। आपको बता दें कि बीएमसी मुंबई शहर के 2050 किलोमीटर लंबे सड़क नेटवर्क के निर्माण और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। इसके अलावा ये 7 झीलों के माध्यम से पूरे मुंबई को पीने के पानी की आपूर्ति करता है और जल निकासी का प्रबंधन करता है। शहर की बड़ी परियोजना जैसे मुंबई कोस्टल रोड, फ्लाईओवर और पुलों का निर्माण भी बीएमसी की ही जिम्मेदारी है। बता दें कि मुंबई में हर दिन 8,000 से 10,000 मीट्रिक टन कचरा पैदा करता है, जिससे इकट्ठा करने और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी बीएमसी की है। इस प्रकार बीएमसी देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में से एक का संचालन करता है। इसमें 4 मेडिकल कॉलेज अस्पताल, 16 सामान्य अस्पताल, कई छोटे बड़े औषधालय शामिल हैं। इसके अलावा 1100 से अधिक नगर निगम स्कूल भी चलाता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को शिक्षा देने के लिए है। साथ ही बीएमसी वेस्ट के रखरखाव के लिए मूल संस्था है। यहाँ शहर के 800 से ज्यादा उद्यानों और खुले संस्थानों का रखरखाव करती है। बीएमसी के चुनाव न केवल शहर के लिए बल्कि राज्य राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि ये शहरी रुझानों के संकेत देते हैं। बीएमसी चुनाव महज एक नगर निगम के गठन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महाराष्ट्र और देश की राजनीति की दिशा तय करने वाला सियासी संग्राम बन चुका है। मुंबई देश की आर्थिक राजधानी और यहाँ की सत्ता पर पकड़ का मतलब है आर्थिक, प्रशासनिक और राजनीतिक प्रभाव तीनों पर मजबूत नियंत्रण।
बीएमसी की आर्थिक ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उसकी तिजोरी में करीब 80,000 करोड़ रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट मौजूद है। विशेषज्ञों का कहना है कि इतना मजबूत वित्तीय आधार होने की वजह से बीएमसी को विकास कार्यों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। पर्याप्त बजट होने से जनप्रतिनिधियों को अपने अपने इलाकों में विकास कार्य कराने में आसानी होती है और जनता की अपेक्षाओं को पूरा किया जा सकता है। यही वजह है कि राजनीतिक दल बीएमसी को सियासी सोने की चिड़िया मानते हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ हरियाणा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के नगीना क्षेत्र से आस्था और आश्चर्य से भरी एक खबर सामने आई। यहाँ के नंदपुर खुर्द गांव में स्थित प्राचीन सिद्धपीठ मंदिर में कुत्ता पिछले कई घंटों से लगातार हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है। क्या है पूरा मामला, ये रिपोर्ट में देखिए। यूपी के बिजनौर जिले के मंदिर या ये अनोखा नजारा रहस्य को जन्म दे रहा है। दरअसल आस्थावान की धारणा अलग है, तो वही प्रकृतिवादी लोग इसका कारण कुत्ते की मनोदशा बिगाड़ना बता रहे हैं। बहरहाल जो है वो आपके सामने है। कुत्ता पिछले 48 घंटे से लगातार हनुमान जी की मूर्ति की परिक्रमा कर रहा है। बिना थके बिना रुके बताया जा रहा है कि सोमवार सुबह 4 बजे से कुत्ता लगातार बजरंगबली की मूर्ति के चारों चक्कर काट रहा है। इस दृश्य को देखकर लोग हैरान हैं। मामला नंदपुर गांव का है, जहां पर प्राचीन हनुमान मंदिर पर कुत्ते की परिक्रमा लोगों के लिए कौतूहल का विषय है। आपको बता दें, नजारा देख मौके पर लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ये मामला जी परसों शाम से था। एक लड़के ने देखा था, ये बोल रहे हैं कि जो कुत्ता है भैरवनाथ बाबा जी हैं, ये परसों शाम से 5 बजे से घूम रहा था। तो कल सुबह देखा, ये कल सुबह 2 बजे तक इन्होंने परिक्रमा अपनी चालू रखी। 2 बजे से ये अपना रुक गए, आराम करा इन्होंने। आज सुबह 4 बजे से फिर प्रक्रिया इनकी चालू है। अभी तक काफी दूर दूर से लोग बाग देखने आ रहे हैं। सब ये कह रहे हैं कि भैरवनाथ जी बाबा हैं, ये इनकी पूजा करें, इनकी सेवा करें। और जो एक कल शाम कबूतर आके बैठा था इनके ऊपर, वो इनके साथ ही रहा पूरी रात इनके ऊपर ही बैठा रहा। 3 बजे उसकी अचानक से मतनी मौत हुई, कुछ हुई। तो उस टाइम ये रोए भी थे कुत्ता जो है रो भी था। तो हमने स्थापित कर दिया है जो कबूतर था उसे। तो अभी हमने जो पूछा था अपने पंडित जी से, बोल रहे थे कि इनकी सेवा करो, अभी कुछ नहीं करना तुम्हें। ग्रामीणों के अनुसार सोमवार सुबह करीब 4 बजे जब लोगों ने देखा कि कुत्ता बिना रुके बिना किसी डर के हनुमान जी की प्रतिमा के चारों ओर घूम रहा है, तो इस परिक्रमा को लोगों ने अद्भुत और चमत्कारी घटना माना। ये जी परसों से देखा गया, शाम से बच्चों ने देखा था, और कल सुबह से 4 बजे से लगातार परिक्रमा कर रहा है। और ये शाम बैठ गया था दिन से पहले, और ये बैठने के बाद में इनके ऊपर जंगली कबूतर आके बैठ गया। तो फिर सुबह यहाँ 3-4 लड़के सोए थे रात में, सुबह उठ के देखा था ये कबूतर मर गया था, और ये कुत्ता परिक्रमा चालू थी इसकी। ये मंदिर जो है ये कब से स्थापित है यहाँ? मंदिर जी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, दादा, उनके जमाने से पहले ही है। 150-200 साल से पहले से ही है जी। ये जो परिक्रमा कर रहा है जी, ये हनुमान जी का जो मंदिर है इसी पे कर रहा है कि और भी जा रहा है? इसी पे कर रहा है जी, हनुमान जी की मूर्ति पे। तो आप लोगों ने इसे खाने वाने की व्यवस्था करी थी? खाने के लिए दूध दिया जी गर्म करके, खाना रोटी दी, लेकिन इसने कुछ नहीं खाया, बस लगातार। जी जी जी। बहरहाल हम आपको बता दें कि इस अनोखी घटना की खबर जंगल में आग की तरह फैली और दूर दूर से श्रद्धालु नंदपुर गांव पहुंचने लगे। मंदिर परिसर में लोगों की भारी भीड़ जुटी। फिलहाल ये घटना चर्चा का विषय बनी है। ग्रामीण इसे हनुमान जी की कृपा के आस्था से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं मंदिर परिसर में भक्ति और श्रद्धा का माहौल बना है। स्थानीय निवासियों का दावा है कि परिक्रमा के दौरान एक जंगली कबूतर कुत्ते के सिर पर आकर बैठ गया था। कुछ देर बाद उस कबूतर की मृत्यु हो गई, जिसके बाद कुत्ते ने कुछ देर रुककर रोने जैसे व्यवहार किया और फिर से परिक्रमा जारी रखी। इस घटना से लोगों के बीच इसे ईश्वरीय चमत्कार के रूप में और अधिक पुख्ता कर दिया गया है। जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, आसपास के दर्जनों गांव के सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। मंदिर परिसर में महिलाओं और ग्रामीणों द्वारा भजन कीर्तन शुरू हो गया। वहीं भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्थानीय पुलिस को भी मौके पर तैनात किया गया है। सच्चाई क्या है इस बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन इस घटना को कलयुग में भगवान का चमत्कार मानने वालों की संख्या अधिक है। ग्रामीण पूजा अर्चना कर रहे हैं। यहाँ का माहौल भक्तिमय हो चुका है। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज़,
खबरों का सारथी। और पहाड़ों से लेकर मैदान तक ठंड का कहर जारी है। लेह में तापमान -11.4 डिग्री है। वहीं मेरठ में तापमान 3.1 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं दिल्ली में शीतलहर के बीच राजधानी की हवा पर भी असर देखा गया है। दिल्ली का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स 357 दर्ज किया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। गलन और ठिठुरन बढ़ने के कारण पश्चिमी विक्षोभ का बदलता स्वरूप। भूमध्य सागर से उठने वाली ठंडी और नम हवाएं। जलवायु परिवर्तन के कारण इनकी तीव्रता में बदलाव आया। जब पहाड़ों पर भारी बर्फबारी होती है तो वहां से आने वाली ठंडी हवाएं मैदानी इलाकों के तापमान को अचानक गिरा देती हैं। पहाड़ों की बर्फीली हवाएं मैदानी इलाकों में सीवियर कोल्ड डे की स्थिति पैदा करती हैं। धूप के बावजूद बढ़ी गलन। मैदानी इलाके विशेषकर उत्तर भारत में हाल के दिनों में गलन और ठिठुरन का असर देखा जा रहा है। आपको बता दें कि ठिठुरन बढ़ने के पीछे कोई एक कारण नहीं बल्कि कई भौगोलिक और वायुमंडलीय कारण हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अब ठंड के दिनों की संख्या भले ही कम हो रही हो, लेकिन अब ठंड पड़ती है तो वो बहुत तीखी होती है। बता दें कि जब ला नीना सक्रिय होता है तो भारत समेत दक्षिण एशिया में कड़ाके की ठंड और शीतलहर की संभावना बढ़ जाती है। दरअसल ये साइबेरिया और आर्कटिक क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं के लिए रास्ता खोल देता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ठंड का असर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की। पहाड़ों से आने वाली सर्द पछुआ हवाओं के कारण तापमान में 5 डिग्री तक गिरावट और कोहरे की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चल सकती है, जबकि तराई क्षेत्र के 15 जिलों में घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा प्रदेश के 23 जिलों में हल्के से मध्यम स्तर तक कोहरा छाए रहने की संभावना है। आपको बता दें कि हवा में मौजूद धूल के कण और धुआं नमी के साथ मिलकर स्मॉग बनाते हैं, जो कोहरे को और घना और स्थायी बना देता है। शहरी इलाकों में कंक्रीट की वजह से रात में गर्मी जल्दी बाहर निकल जाती है, जबकि खुले ग्रामीण इलाकों में रेडिएशन कूलिंग के कारण रातें बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती हैं। इस प्रकार मैदानी इलाकों में गलन का मुख्य कारण बर्फीली उत्तर पश्चिमी हवाओं का चलना लगातार है। मौसम विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में गलन और ठिठुरन के बढ़ने का मुख्य कारण हिमालयी क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुई भारी बर्फबारी और वहां से आ रही सर्द पछुआ हवाएं हैं। घने कोहरे की परत के कारण धूप जमीन तक नहीं पहुंच पा रही, जिससे दिन में भी कोल्ड डे की स्थिति और रात में तापमान भारी गिरावट हो रही है। रात में आसमान साफ होने के कारण जमीन की गर्मी जल्दी बाहर निकल जाती है, जिससे रात और सुबह के समय गलन ज्यादा महसूस होती है। ये स्थितियां विशेष रूप से खुले इलाके और ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान का कारण बन रही हैं। उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण ठंडी हवाएं मैदानी इलाके की ओर बढ़ रही हैं। इन हवाओं को स्थानीय भाषा में पछुआ हवा कहा जाता है, जो तापमान को तेजी से नीचे गिराता है। ठंड के साथ गलन बढ़ा देती है। मौसम विभाग का कहना है कि रात के तापमान में ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी, जिससे सुबह और देर रात के समय ठंड का असर अधिक रहेगा। खुले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में इसका प्रभाव ज्यादा महसूस किया जा सकता है। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। और माघ मेले के दौरान मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या स्नान पर्वों पर उमड़ने वाली भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे ने प्रयागराज के प्रमुख स्टेशनों पर वन वे व्यवस्था लागू की है। ये व्यवस्था 14 जनवरी तक आधी रात से प्रभावी हो गई है। क्या है ये वन वे व्यवस्था, ये भी हम आपको इस रिपोर्ट के माध्यम से दिखाएंगे। स्टेशन का नाम प्रवेश मार्ग, निकासी मार्ग, प्रयागराज जंक्शन केवल लीडर रोड सिटी साइड से, केवल सिविल लाइंस की ओर से, सूबेदारगंज स्टेशन केवल झलवा रोड कौशाम्बी रोड से, केवल जीटी रोड की ओर से, प्रयागराज छिवकी सीओडी रोड से, जेआईसी रोड की ओर से, नैनी जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्टेशन रोड से, प्लेटफॉर्म नंबर 4 द्वितीय प्रवेश द्वार से। माघ मेले में मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या खास स्नान पर माना जाता है, लिहाजा रेलवे प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रयागराज जंक्शन, प्रयागराज छिवकी, नैनी और सूबेदारगंज स्टेशनों पर व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। माघ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस, भारत स्काउट एवं गाइड, सिविल डिफेंस की अतिरिक्त तैनाती की गई है। इन स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से 24 घंटे निगरानी की जा रही है। वहीं यात्रियों की भीड़ को देखते हुए यात्री आश्रयों के अंदर ही अनारक्षित सीट काउंटर, एटीवीएम और मोबाइल टैगिंग की व्यवस्था की गई है।
बता दें कि रेलवे की तरफ से 150 से ज्यादा मेला स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। साथ ही कई लंबी दूरी की ट्रेनें जैसे प्रयागराज एक्सप्रेस को जंक्शन के बजाय सूबेदारगंज या छिपकी से चलाया जा रहा है, जबकि प्रयागराज, रामबाग और झूसी स्टेशनों पर भी कई जोड़ी ट्रेनों का स्थायी ठहराव दिया गया है। कुंभ के रूप में भी जाना जा रहा है, जिसमें करीब 15 से 18 करोड़ लोगों का माना जा रहा है कि श्रद्धालु प्रयागराज में आने वाले हैं, जिसको लेकर के रेलवे प्रशासन पूरी तरह तैयारी कर चुका है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मौनी में अमावस्या और मकर संक्रांति के साथ साथ बसंत पंचमी का भी स्नान होने वाला है, जिसमें करीब करोड़ों की तादाद में यहाँ पे जो श्रद्धालु वो आस्था की डुबकी लगाएंगे। तो देखते हैं कि वो जो रेलवे की तैयारियां हैं वो किस तरह से की गई, इसके लिए जानकारी लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस समय शशिकांत त्रिपाठी जी और CPRO उत्तर मध्य रेलवे। तो सबसे पहले त्रिपाठी जी, जो मकर संक्रांति के साथ साथ जो मॉर्निंग अवस्था का जो होने वाला है स्नान, जिसमें करीब माना जाएगा 3.5 करोड़ से ऊपर यहाँ पर जो श्रद्धालु आने वाले हैं, तो एकल व्यवस्था जो आपने वन वे ट्रैफिक किया है स्टेशन का, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मकर संक्रांति और मौनी अमावस्या ये त्यौहार अब आ रहे हैं और ये दोनों बड़े पर्व हैं जिनमें काफ़ी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को इसका स्नान होगा और 18 जनवरी को मौनी अमावस्या है। तो एक तरह से देखा जाए तो 15 जनवरी के बाद 2 दिन का गैप है और फिर जो है मौनी अमावस्या आएगी। तो इसमें हम लोग जो हमारा अब तक का प्रोटोकॉल रहा है और ख़ासकर हम लोगों ने महाकुंभ के अनुभव से जो अब तक सीखा है, उसमें हम लोग जो मुख्य स्नान पर्व होता है उसके 1 दिन पूर्व से और 2 दिन बाद तक स्टेशन में एकल व्यवस्था का प्रोटोकॉल लागू करते हैं। ये सारे स्टेशनों पर लागू होगी कि केवल 3-4 स्टेशनों पे ही जो प्रमुख स्टेशन हैं? ये प्रयागराज और प्रयागराज को सर्व करने वाले जो बाकी स्टेशन हैं, जैसे नैनी है, चौकी है, सूबेदारगंज है, प्रयाग स्टेशन है, फाफा मऊ है, इन सभी स्टेशनों पे ये व्यवस्था लागू रहेगी कि एंट्री और एग्जिट के रूट दोनों सेपरेट रहेंगे। इसका मुख्य लाभ ये होता है कि एक तो जो क्राउड होता है उसको कंट्रोल करना आसान होता है, लोगों का आपस में किसी भी तरह से टकराने की, आमने सामने आने की स्थिति नहीं होती है। एक फ्लो में चूंकि लोग चलते हैं तो एक साइड से एंट्री और एक साइड से एग्जिट होने से स्टेशन पे बेहतर प्रबंधन हो पाता है। इसलिए ये व्यवस्था हम लोग 14 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक के बीच में लागू रखते हैं। कलर कोडिंग का पिछली बार महाकुंभ में बहुत सदुपयोग किया गया था और होल्डिंग एरियाज बनाए गए थे जो कि बहुत बेनिफिशियल साबित हुए थे। तो उसको लेकर के आप किस तरीके से हमारे जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हम जो हमारे मुख्य स्टेशन हैं इन सभी स्टेशनों में हम लोग यात्री आश्रय शेड का निर्माण करते हैं। कारण ये होता है कि जब श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है तो अगर हम एक साथ उनको प्लेटफॉर्म पे लेके जाएंगे तो प्लेटफॉर्म की एक निश्चित कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी से ज़्यादा लोग अगर होंगे तो प्लेटफॉर्म में उनको संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग ये प्रोटोकॉल लागू करते हैं कि श्रद्धालुओं की संख्या जब अधिक होती है, जैसे मुख्य स्नान पर्व है उसके आसपास के दिनों में, तो हम उन्हें स्टेशन में प्रवेश केवल और केवल जो हमारे कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड है उनके माध्यम से करेंगे। कलर कोडिंग का पर्पज ये होता है कि इससे श्रद्धालुओं को सेग्रीगेट करना, उनको आपस में अलग अलग करना आसान हो जाता है। इससे हमें बेहतर योजना बनाने में सहायता मिलती है। जैसे क्या होता है कि एक समय पर स्टेशन पे निश्चित संख्या में लोग हैं, परंतु ये हो सकता है कि किसी एक डायरेक्शन के लिए अधिक भीड़ हो, अधिक लोग हों जो अधिक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। जैसे किसी समय स्टेशन में ऐसा हो सकता है कि प्रयागराज से दिल्ली जाने वालों, कानपुर डायरेक्शन में जाने वाले लोगों की संख्या अधिक है, तो हमें ये आकलन उससे मिल जाता है कि इस रंग का जो हमारा कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड है इसमें चूंकि संख्या अधिक हो रही है तो हमें कानपुर डायरेक्शन में ज़्यादा ट्रेनों को चलाने की आवश्यकता है। इसलिए हम बेहतर योजना बना पाते हैं, प्लस लोगों को अलग अलग कर पाते हैं। इससे हमारे जो प्लेटफॉर्म है और जो कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड है, कलर कोडेड यात्री आश्रय शेड में व्यक्ति प्रवेश करता है, फिर हर यात्री आश्रय शेड से प्लेटफॉर्म जाने का एक सेपरेट रास्ता है जो पूरी तरह से सेग्रीगेटेड है। तो वहाँ से हम लोग लोगों को गाइडेड वे में उनको दिशा निर्देशित करते हुए प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं और उनके प्लेटफॉर्म में उस दिशा के लिए एक ट्रेन, जो कि मेला स्पेशल ट्रेन हो सकती है अथवा कोई नियमित गाड़ी भी हो सकती है, वो लगी होती है और उसके माध्यम से उन लोगों को उस दिशा के लिए भेजा जाता है।
तो ये थे हमारे साथ उत्तर मध्य रेलवे के CPRO साहब, जिन्होंने बताया कि ये जो व्यवस्था है इसको महाकुंभ में भी लागू किया गया था, और जो माघ मेला जिसे मिनी कुंभ की तरह भी माना जा रहा है, तो उस मिनी कुंभ में भी इसको लागू किया जाएगा और श्रद्धालु इसका पूरी तरीके से बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसमें जो भीड़ का प्रबंधन है, जो क्राउड मैनेजमेंट है, उसको पूरी तरीके से हैंडल किया जाएगा और किसी भी तरह की अनहोनी होने से बचाया जा सकता है। आपको बता दें कि स्वच्छता और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए स्टेशन परसों में नियमित सफाई, अतिरिक्त शौचालय, पेयजल काउंटर और मेडिकल सहायता केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रयागराज जंक्शन पर मेडिकल ऑब्जर्वेशन कक्ष में चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती के साथ प्राथमिक उपचार की समुचित व्यवस्था की है। यात्रियों को आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए बहुभाषीय उद्घोषणा प्रणाली, सूचना पट्टा, डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई है। फिलहाल कह सकते हैं कि सभी यात्री रेलवे प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और सहयोग प्रदान करें, जिससे ये पावन आयोजन सफलतापूर्वक और सुचारू रूप से संपन्न हो सके। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।